परमिसिव इंटरप्रिटेशन भी मिसचीफ रूल का ही एक पार्ट है, लेकिन दैट इज स्टडीड सेपरेटली, वो भी उसी के जैसा है. बट मिसचीफ रूल इज ऑल्सो नोन एज द हेडेन्स रूल. सुना है कभी? हेडेन्स केस is a very famous case in which the mischief rule was propounded. ये जो वर्ड आया है mischief rule, और mischief rule कब अप्लाई होगा, mischief rule कैसे अप्लाई करना है, all these principles were basically held in Haydn's case. और इसी रीजन से mischief rule is also known as Haydn's rule और Haydn's principle. और सबसे ज्यादा अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, आईओएस में, तो वो मिसचीफ रूल से आते हैं. सबसे ज्यादा बार अगर किसी का भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो वो मिसचीफ रूल का आता है. आपके पास क्वेश्चन में कई बार मिसचीफ रूल लिखा होता है, कई बार हेडेन्स रूल या हेडेन्स प्रिंसिपल लिखा होता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मिसचीफ? मिसचीफ रूल क्या होता है उस पे तो आएंगे. मिसचीफ क्या होता है? व्हाट इज मिसचीफ? ये मिसचीफ कोई ऐसा तो वर्ड है नहीं जो हम सिर्फ लॉ में पढ़ते हैं, डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज करते हैं. किसी चाइल्ड के लिए बोलते हैं मिसचीवियस चाइल्ड. किसी चाइल्ड को मिसचीवियस चाइल्ड क्यों बोला जाता है? बोला जाता है यस, बच्चा प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके बिहेवियर की वजह से. करेक्ट, प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके बिहेवियर की वजह से. कौन सा बिहेवियर? What type of behavior do you think कि कौन सा बच्चा, कोई ऐसा बच्चा है अगर जो शांति से यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको बोल रहे हैं पढ़ो तो पढ़ रहा है, बोल रहे हैं सो जाओ तो सो रहा है, हंसो तो हंस रहा है, जाओ तो जा रहा है, उसको मिस्चीवियस बोलेंगे? नो. बट दूसरा बच्चा है जो आया और उसके बाद कुर्सी उठा के फेंक दी, टैब उठा के फेंक दिया, अपनी टाई उतार के फेंक दी, उस बच्चे को क्या बोला जाएगा? मिसचीवियस. क्यों? बिकॉज जो उसको कहा है वो अपोजिट कर रहा होता है. वो तो तुम लोग भी करते हो, तो तुम लोग बच्चे तो नहीं हो. मिसचीवियस हो बट बच्चे नहीं हो. तो अच्छा ठीक है, तो फिर मैं और भी कुछ बोलती हूं, वो करते हैं आज फिर. ठीक है, लेट्स डू वन थिंग कि 10 बजे तक पढ़ते हैं बैठ के. और ये पीछे से जो खाली होना शुरू हो जाएगी ना, क्या हो जाओगे? सच अ कंसर्न, उसके लिए तो थैंक यू, बट मुझे चलेगा, मैं अभी आई हूं घर से इस वजह से. तो मिसचीवियस पे आते हैं. क्या किसी प्रोडक्टिव चाइल्ड को आप मिसचीवियस बोलते हो? मिसचीवियस किसको बोला जाता है? अ डिस्ट्रक्टिव चाइल्ड. यस और नो? और इसी रीजन से जब आप बीएनएस पढ़ते हो तो वहां पे एक ऑफेंस होता है, द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ. ऑफेंस ऑफ मिसचीफ क्या होता है? क्योंकि उसका मीनिंग एग्जैक्टली वही है जो मिसचीफ का मीनिंग होता है. इट मींस व्हाट इज मिसचीफ? ऑफेंस ऑफ मिसचीफ, कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी. जब किसी की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, जब किसी की प्रॉपर्टी को इस तरीके से अफेक्ट किया जाता है कि उसकी वैल्यू डिमिनिश हो जाती है, then that act, if it is done with the intention, it is known as mischief. तो उसको mischief, the offense against property is known as mischief because a destruction is being caused to the property. That means mischief का मतलब क्या हुआ? Some kind of destruction, some kind of nuisance, some kind of, as he said, problem. कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, डिस्ट्रक्टिव पर्सन को मिसचीवियस बोला जाता है, जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव, नेवर प्रोडक्टिव, उसको हम मिसचीवियस बोलते हैं. यही सेम मीनिंग यहां पे भी है मिसचीफ का. मिसचीफ रूल, दैट मीन्स हम इस रूल में वी आर गोइंग टू सी व्हाट द प्रॉब्लम इज. क्योंकि कोई भी लॉ क्या अपनी मर्जी से बना दिया जाता है? लॉ कब आता है किसी चीज पे? फॉर एग्जाम्पल, उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के बाद
लॉ आया, कौन सा लॉ? पॉश एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट आया। अपनी मर्जी से तो नहीं आया, क्यों आया? why it was enacted? because it was the need of the society, and need of the society का मतलब है सोसाइटी में उस लॉ से पहले तक सोसाइटी में there was a mischief, or the mischief or of the society was sexual harassment of women at workplace। ये mischief हमारी सोसाइटी में थी, और जब भी कोई मिसचीफ होती है, कोई डिस्ट्रक्शन, कोई न्यूसेंस या कोई प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में होती है, उसके लिए लॉ ऑलवेज प्रोवाइड्स रेमेडी। न्यूसेंस के लिए, मिसचीफ के लिए, प्रॉब्लम के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए द लॉ ऑलवेज प्रोवाइड्स रेमेडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं आईपीसी या बीएनएस की, वो क्यों बना? वाई? टू प्रोवाइड रेमेडी फॉर द ऑफेंसेस। दैट मीन्स वो लॉ बना टू सप्रेस द मिसचीफ ऑफ सोसाइटल रॉन्ग्स। ऑफेंस को हम सोसाइटल या पब्लिक रॉन्ग बोल सकते हैं। तो देयर वाज अ मिसचीफ प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, जिसको सप्रेस करने के लिए लॉ बना आईपीसी। अगेन आईपीसी से भी प्रॉपरली हमारी सोसाइटी की मिसचीफ रिजॉल्व नहीं हो रही थी, इसीलिए लॉ बना बीएनएस। यस और नो? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्यों इनएक्ट हुआ? किसी मिसचीफ को सप्रेस करने के लिए ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अच्छा सोसाइटी में नीड नहीं है, चलो फिर भी लॉ बना देते हैं। ऐसा कोई लॉ आता है क्या? डू यू थिंक लेजिस्लेचर इज दैट फ्री कि जस्ट बिकॉज हमें कोई लॉ बनाना है, सोसाइटी में उसकी नीड हो या ना हो, बस वो लॉ बना देते हैं? ऐसा हो सकता है? नो। लॉज आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। मिरर ऑफ द सोसाइटी का मतलब है सोसाइटल डिमांड जो होगी वही लॉ प्रोवाइड किया जाएगा। जैसी इमेज वैसी ही मिरर इमेज होगी। तो जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए लेजिस्लेचर इनैक्ट्स द लॉज। अभी तक हम देख रहे थे, अगर हमें किसी लॉ को इंटरप्रेट करना है, सबसे इजी है उसके वर्ड्स को पढ़ लो। फिर हमने देखा चलो अगर वर्ड्स काम नहीं आ रहे तो दूसरा है कि गोल्डन रूल अप्लाई करो। लेजिस्लेचर की इंटेंशन को पहले तो एक्सट्रैक्ट करो, लेजिस्लेचर की इंटेंशन के साथ जो इंटरप्रिटेशन जा रहा है उसको चूज कर लो, दूसरे को डिस्कार्ड कर दो। फिर हमने देखा अच्छा अगर हमें लॉ को इंटरप्रेट करना है, दो लॉज या दो प्रोविजंस जो आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है उनमें हार्मनी क्रिएट करो और ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर निकालो। दैट इज ऑल्सो द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन। सिमिलरली किसी भी लॉ को, किसी भी लॉ के पर्पस को या किसी भी लॉ के प्रोविजन को इंटरप्रेट करने के लिए उसकी मिसचीफ के थ्रू भी तो उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। दैट मीन्स अगर हमें यह पता लग जाए कि कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह लॉ बनाया गया था, तो हमें उस लॉ का ओवरऑल पर्पस पता लग जाएगा। यस और नो? क्योंकि जो मिसचीफ जिसको रिजॉल्व करने के लिए लॉ बनाया गया था, दैट इज द स्पिरिट ऑफ दैट लॉ, दैट इज द पर्पस ऑफ दैट लॉ, एंड दैट इज द लेजिस्लेटिव इंटेंट बिहाइंड इनएक्टिंग दैट लॉ। यस और नो? जब हम मिसचीफ के अकॉर्डिंग किसी भी लॉ का मीनिंग इंटरप्रेट करते हैं, देन दैट रूल इज नोन एज मिसचीफ रूल। और मिसचीफ का मतलब है डिस्ट्रक्शन इन दी सोसाइटी, प्रॉब्लम इन दी सोसाइटी, न्यूसेंस इन दी सोसाइटी। किस टाइप का डिस्ट्रक्शन था सोसाइटी में, किस टाइप का न्यूसेंस था सोसाइटी में, जिसको सप्रेस करने के लिए लेजिस्लेचर ने ये लॉ बनाया है। बिकॉज लॉज आर ऑलवेज मेड टू डू व्हाट? टू सप्रेस द मिसचिफ एंड एडवांस द रेमेडी। यही रूल होता है। जब भी लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाते हैं तो उनका सबसे बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस भी पर्पस के लिए ये लॉ बनाया जा रहा है, सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी। मतलब जो मिसचीफ है जिसके लिए हम ये लॉ बना रहे हैं, उस मिसचीफ को किस तरीके से सप्रेस करेगा ये लॉ, और सप्रेस करते हुए सामने वाले पर्सन को मिसचीफ से जो लॉस कॉज हुआ है
उस लॉस के लिए हमारा लॉ कैसे रेमेडी प्रोवाइड करेगा, दैट इज द पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन. सो अगर हम वो मिसचीफ आइडेंटिफाई कर लें तो उससे हमें उस लॉ का ओवरऑल पर्पस पता लग सकता है. जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, क्या उसमें भी सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी वाला रूल अप्लाई हो रहा है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आपको पता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या होता है? एसआरए. क्या उसके लिए भी हम ये बोल सकते हैं दैट एसआरए सप्रेसेस द मिसचीफ एंड एडवांसेस द रेमेडी? यस और नो? यस. सबसे पहले बात करेंगे सप्रेसिंग द मिसचीफ. क्या लगता है एसआरए में कौन सी मिसचीफ को सप्रेस किया गया है? ओके, दैट इज द रेमेडी. कैंसिलेशन, रिसिशन, रेक्टिफिकेशन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, वो तो रेमेडी है. बट वो रेमेडी कौन सी मिसचीफ को सप्रेस करने के लिए दी गई है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप कब क्लेम करोगे? व्हेन देयर इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो? हम हमेशा क्या पढ़ते हैं? एसआरए इज ऑलवेज रेड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री लॉ विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोला गया है क्या होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जब किसी ने ब्रीच कर दिया उसके लिए जो रेमेडी आप क्लेम करते हो वो एसआरए में दी गई है. यस और नो? जनरल रेमेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी दी गई है, बट स्पेसिफिक रेमेडीज कहां दी गई हैं? एसआरए में दी गई हैं. तो एसआरए सप्रेसेस द मिसचीफ ऑफ breach of contract, and by suppressing the mischief the SRA advances the remedy of what? Of the specific relief of specific performance remedy है. किसके लिए? breach of contract को suppress करने के लिए. injunction, specific performance, rescission, cancellation, rectification, declaratory decree, etc. These are the specific reliefs to suppress the remedy of breach of contract. Yes or no? Domestic Violence Act पढ़ा है कभी? डीवी एक्ट पढ़ा है? नहीं पढ़ा? ठीक है. जिन्होंने पढ़ा है या जिन्होंने नहीं पढ़ा है, नाम से ही समझ आ रहा है कि ये जो लॉ बनाया गया है, इट वॉज इनैक्टेड टू सप्रेस अ पर्टिकुलर मिसचीफ प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, एंड द मिसचीफ इज डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन. The violence against women which is done domestically, that means within the four walls of the house. उस मिसचीफ को सप्रेस करने के लिए क्या बनाया गया? डीवी एक्ट. और हमेशा रूल क्या होता है मिसचीफ रूल में? सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी, प्रोवाइड द रेमेडी. तो डोमेस्टिक वायलेंस के मिसचीफ को तो सप्रेस किया, और सप्रेस करने के लिए डीवी एक्ट में रेमेडी भी दी गई है. Remedy in the form of protection order, remedy in the form of monetary order, remedy in the form of residence order, remedy in the form of custody order, etc. वो रेमेडीज कैसे डिसाइड करते होंगे? आपको क्या लगता है अगर लेजिस्लेचर कोई लॉ इनैक्ट कर रहे हैं, उनको कैसे वो डिसाइड करेंगे कि इसमें हमें क्या रेमेडीज देनी है? जो राइट वायलेट हो रहा है उसी के लिए तो रेमेडी दी जाएगी. तो पहले वो देखेंगे हम ये लॉ बना किस मिसचीफ के लिए रहे हैं, तो मिसचीफ देखी जाएगी. फिर वो देखेंगे इस मिसचीफ से सामने वाले पर्सन का कौन सा राइट वायलेट हुआ है, वही रेमेडी उसको दी जाएगी. So the mischief rule clearly means suppress the mischief and advance the remedy. That means एक ऐसा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जहां पे अब हम कुछ और नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं मिसचीफ क्या थी, वो कौन सी मिसचीफ थी सोसाइटी में प्रिवेलिंग जिसके लिए ये लॉ इनैक्ट किया गया. क्योंकि अगर हमें मिसचीफ पता लग गई तो हमें तो ओवरऑल इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर पता लग जाएगी. तब हम उसके प्रोविजंस को भी समझ पाएंगे कि अच्छा इस प्रोविजन का मतलब ये नहीं होगा, ये होगा. क्यों? क्योंकि ये उस मिसचीफ को कंट्रोल करने के लिए बना है. रेमेडी जो दी गई है दैट ऑल्सो विल मेक सेंस टू अस. Why? Because अब हमें पता है एग्जैक्टली मिसचीफ क्या था, तो हम रेमेडी को भी पहचान सकते हैं. तो बेसिकली क्योंकि देखो अभी हमने डिस्कस किया एसआरए में मिसचीफ इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तभी तो हमें, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि एसआरए में द मिसचीफ इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
तो हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिलीफ को समझ पाएंगे क्या? नो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है you want the contract to be performed, and why you want the contract to be performed? Because the other person has committed breach of contract. उसने ब्रीच किया तभी तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर रहे हो. दैट नो, आई डोंट वांट जनरल डैमेजेस, मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म कराना है. सो दैट इज द मिसचीफ एंड द रेमेडी. मिसचीफ और रेमेडी, मिसचीफ एंड रेमेडी के बीच में जो रिलेशनशिप है, अगर आप उसको समझ गए, then you will understand the true intention, the true meaning, the real meaning of the law, and that is known as interpretation. तो मिसचीफ रूल, जिसको मैंने बताया हेडेन्स रूल भी बोला जाता है. इसको हेडेन्स रूल क्यों बोला जाता है? बिकॉज देयर वाज अ केस नोन एज हेडेन्स केस. हेडेन्स केस में बोला गया कि इस रूल का नाम होगा मिसचीफ रूल, बिकॉज एवरी लॉ has the common object to suppress some or the other mischief. कोई भी लॉ ऐसा नहीं हो सकता कि हमने बना तो दिया है बट सोसाइटी में एक्चुअली सॉल्व क्या करेगा वो नहीं पता. ऐसा कभी नहीं हो सकता. Every law which is enacted to suppress some kind of mischief which is prevailing in the society, which can be civil law, criminal law, any type of law. So here हेडेन्स रूल में क्या बोला गया? सबसे पहले तो उन्होंने बोला इसका नाम होना चाहिए मिसचीफ रूल. इसी के साथ साथ हेडेन्स केस में यह भी बोला गया कि मिसचीफ रूल को हम ये भी बोल सकते हैं दैट इट इज अ रूल बेस्ड अपॉन रीजनिंग. जैसे अभी मैंने आपको बताया गोल्डन रूल को हम क्या बोल सकते हैं? सेवियर और कॉन्टेक्सचुअल रूल. यस और नो? वहां पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आप इंटरप्रिटेशन करते हो. इसको रीजनिंग रूल भी बोला जा सकता है क्योंकि यहां पे द इंटरप्रिटेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन. रीजन का मतलब क्या है कि ये लॉ क्यों बनाया गया, इस लॉ को बनाने के पीछे व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द मिसचीफ व्हिच वाज सपोज्ड टू बी सप्रेस्ड बाय दिस लॉ. तो इसको रीजनिंग वाला लॉ भी बोला जा सकता है. रीजनिंग रूल भी इसको बोला जा सकता है. द रूल व्हिच इज बेस्ड अपॉन द रीजन. मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे वर्ड्स के अकॉर्डिंग, हार्मनी के अकॉर्डिंग, लेजिस्लेटिव इंटेंट के अकॉर्डिंग कैसे इंटरप्रिटेशन होगा. इसमें हम पढ़ेंगे रीजनिंग के अकॉर्डिंग कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाएगा. और हेडेन्स केस में बोला कि अगर आपको मिसचीफ रूल अप्लाई करना है, यू हैव टू गिव आंसर टू 4 क्वेश्चंस. हेडेन्स रूल में बोला कि अगर आपको मिसचीफ रूल को एग्जैक्टली अप्लाई करना है तो आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर था, फॉर एग्जाम्पल एक्स, उसको रिजॉल्व करने के लिए पहले कोई ABC लॉ था, बट बिकॉज दिस वाज नॉट सफिशिएंट, तो अब हमने उसी एक्स मिसचीफ को सप्रेस करने के लिए नया लॉ बनाया. सपोज अगेन XYZ लॉ फॉर एग्जाम्पल. हमें ये XYZ लॉ का इंटरप्रिटेशन करना है और इस पे मिसचीफ रूल अप्लाई करना है. देन हेडेन्स केस में क्या बोला गया? हमें 4 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा. उन 4 क्वेश्चंस का आंसर अगर आपने ढूंढ लिया, that will be the correct interpretation according to mischief rule of this law. First, question number 1. What was the previous law? क्योंकि जब भी हम जब BNS पढ़ते हैं, बिना IPC के BNS पढ़ा जा सकता है. BNS में जो न्यू ऑफेंसेस या जो चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को समझने के लिए पहले IPC पता होना जरूरी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जब आपको BNS पढ़ा रही थी, जिसने भी पढ़ा है, सो जब हम स्नैचिंग का ऑफेंस पढ़ते हैं जो BNS में है बट IPC में नहीं था, दैट मीन्स IPC में स्नैचिंग यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ थेफ्ट ओनली. उसको भी थेफ्ट ही बोला जाता था, या रॉबरी बोल सकते हैं इफ हर्ट इज कॉज्ड. उसको हम अभी तक थेफ्ट
या रॉबरी के फॉर्म में कंसिडर करते थे, लेकिन जब बीएनएस बना तो एक नया लॉ बनाया गया, एक नया प्रोविजन बनाया गया विच प्रोवाइड्स फॉर द ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग। अब अगर मुझे स्नैचिंग के ऑफेंस, स्नैचिंग इज ऑल्सो अ लॉ, एक प्रोविजन को भी तो लॉ ही बोलेंगे, अगर मुझे स्नैचिंग के ऑफेंस को इंटरप्रेट करना है कि इसका ट्रू मीनिंग क्या है, वर्ड्स तो उसमें लिखे whoever quickly, spontaneously etc, वो वर्ड्स तो उसमें लिखे हैं, लेकिन अगर मुझे स्नैचिंग के ऑफेंस का ट्रू मीनिंग जानना है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। और मैंने सोचा इस पे मुझे मिसचीफ रूल अप्लाई करना है ताकि मैं स्नैचिंग के ऑफेंस का ट्रू मीनिंग जान सकूं। तो मिसचीफ रूल के लिए स्नैचिंग से रिलेटेड मुझे 4 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द प्रीवियस लॉ? स्नैचिंग से कंपेयर करें तो पहले वाला लॉ कौन सा था जहां पे स्नैचिंग को कवर किया जा रहा था? थेफ्ट और रॉबरी, यस और नो? प्रीवियस लॉ वाज थेफ्ट और रॉबरी। क्या वो सफिशिएंट था? क्या वो सफिशिएंट था? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि अगर सफिशिएंट होता तो हम नया ऑफेंस स्नैचिंग क्यों बनाते? आपको याद है मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बताया था क्यों स्नैचिंग को थेफ्ट से अलग किया गया है। बिकॉज स्नैचिंग इज, it directly affects the public order, public peace, public interest. How? Snatching is an act. Snatching का मतलब क्या है? फटाफट से किसी ने किसी की चेन खींच ली, या फिर कुछ मोबाइल है फोन खींच लिया, etc. That means it is always done in public places. But वही अगर हम थेफ्ट की बात करें, थेफ्ट इज ऑल्सो मूविंग द प्रॉपर्टी, बट क्या थेफ्ट मैंडेटरी है कि वो पब्लिक प्लेस में ही होना चाहिए? नो, वो तो प्राइवेट प्लेस में भी हो सकता है। थेफ्ट में इवन ये भी जरूरी नहीं है कि जिसकी प्रॉपर्टी आप चुरा रहे हो वो वहां प्रेजेंट होना चाहिए, आप उसकी प्रेजेंस के बिना भी उसकी प्रॉपर्टी स्टील कर सकते हो, यस और नो? क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं वहां पे आउट ऑफ पोजेशन मींस आउट ऑफ एक्चुअल पोजेशन और आउट ऑफ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। लेकिन स्नैचिंग के लिए क्या वो पर्सन वहां फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए? यस। स्नैचिंग कोई भी अगर मुझे प्राइवेट प्लेस में ही करना है तो मैं तो आराम से ऑफेंस करूंगी ना, जल्दी से। स्नैच कब करेंगे? व्हेन इट इज अ पब्लिक प्लेस। सो स्नैचिंग इज समथिंग व्हिच अफेक्ट्स द पब्लिक एट लार्ज बिकॉज इट इज जनरली डन इन पब्लिक प्लेसेस एंड दैट टू इन द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द विक्टिम। बट थेफ्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, इस रीजन से हमने थेफ्ट में से स्नैचिंग को अलग किया और एक नया प्रोविजन बनाया नोन एज द ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग। तो अब अगर हम पुराना लॉ देखेंगे कि ये जो मिसचीफ है जिसके लिए नया लॉ बनाया गया है, क्या वो पहले किसी लॉ में डील किया जाता था? इफ यस, तो पहले वाला लॉ क्या था? जब हम पहले वाला देखेंगे तभी तो अभी वाले की इंपॉर्टेंस हमें समझ आएगी, यस और नो? तो सबसे पहले व्हाट वाज द प्रीवियस लॉ? सेकंड, what was the mischief? What was the mischief? अब अगर स्नैचिंग की बात करें, what do you think is the mischief here? स्नैचिंग में मिसचीफ क्या है? अभी अभी बताया मैंने, पब्लिक प्लेस में विक्टिम की प्रेजेंस में स्पॉन्टेनियसली, क्विकली प्रॉपर्टी स्नैच करना एंड नॉट टेकिंग। टेकिंग कैन बी आराम आराम से, बट स्नैचिंग इज ऑलवेज क्विक विच मे कॉज हार्म ऑल्सो। और अगर चलो हार्म नहीं भी होगा तो भी वो पर्सन वहां फिजिकली प्रेजेंट है, एटलीस्ट ही विल बी अंडर अ ट्रॉमा। एक असॉल्ट तो होगा ही, रीजनेबल एप्रीहेंशन तो क्रिएट होगा ही, जो थेफ्ट में नहीं होगा। दैट इज द मिसचीफ विच इज इन्वॉल्व्ड इन द ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग। क्या वो मिसचीफ थेफ्ट में कवर हो पा रही थी? नो। क्या वो मिसचीफ अब जो हमने स्नैचिंग का ऑफेंस बनाया है उससे सप्रेस हो पा रही है? यस, इसीलिए ये स्नैचिंग का ऑफेंस आया है। समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रेमेडी प्रोवाइडेड इन द न्यू लॉ? तो अगर हम बीएनएस की बात करें, व्हाट इज द रेमेडी प्रोवाइडेड इन बीएनएस?
BNS has created a new offense known as snatching, which was not there earlier in IPC. Yes or no? तो वो ज्यादा बेटर है मिसचीफ को सप्रेस करने के लिए. And the last question is always, what is the reason of the new remedy? कि ये जो नई रेमेडी नए लॉ में दी गई है उसका रीजन क्या है? द रीजन इज वी कैन नॉट ट्रीट स्नैचिंग एंड थेफ्ट एट इक्वल पोजिशन, because definitely snatching is far more dangerous for a person than theft. Yes or no? इसी रीजन से हमने उसको अलग किया है. दैट मीन्स ये 4 क्वेश्चंस का अगर हम आंसर दे दें तो क्या आपको नहीं लगता हमें स्नैचिंग के ऑफेंस की पूरी पॉलिसी, उसकी पूरी रेमेडी, उसका पूरा बैकग्राउंड, और जब स्नैचिंग नहीं था तो क्या प्रॉब्लम हो रही थी आईपीसी में थेफ्ट की वजह से, वो भी हमें पता लग गया. अब अगर हम स्नैचिंग को इंटरप्रेट करें या स्नैचिंग के वर्ड्स को पढ़ेंगे, नाउ वी विल नो द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर बिहाइंड मेकिंग अ न्यू ऑफेंस ऑफ स्नैचिंग. तो हेडेन्स केस में बोला गया जब भी आप मिसचीफ रूल अप्लाई करते हो, दीज आर द 4 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आंसर. दैट मीन्स फर्स्ट, व्हाट वाज द प्रीवियस लॉ? सेकंड, व्हाट इज द मिसचीफ? थर्ड, what is the remedy, because suppress the mischief, advance the remedy. What is the remedy? And last, what is the reason for the new remedy? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छा समझ आएगा. अभी हम बात कर रहे थे किसकी? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की. डीवी एक्ट पता है आपको? डीवी एक्ट में, अच्छा डीवी एक्ट में आपने बताया डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ विमेन डील किया जाता है, लेकिन डीवी एक्ट तो बहुत बाद में आया है. उसके पहले तक क्या, उसके पहले तक हम विमेन के ऊपर जो बाय हस्बैंड, बाय इन लॉज और बाय एनी पर्सन विद इन द 4 वॉल्स जो वायलेंस हो रहा था उसको रेमेडी नहीं कर रहे थे, बट अंडर आईपीसी द ऑफेंस ऑफ क्रूअल्टी. करेक्ट. क्रूअल्टी के अंदर एज एन ऑफेंस के फॉर्म में हम डोमेस्टिक वायलेंस को भी लाइक एनी अदर क्रूअल्टी उसको भी वहां डील कर रहे थे, बट स्टिल डीवी एक्ट बनाया गया. दैट मीन्स क्रूअल्टी वाज नॉट सफिशिएंट, बिकॉज फर्स्टली एक एक्सप्रेस लॉ इस सब्जेक्ट मैटर पे होना चाहिए जो स्पेसिफिकली सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस को डील करे, बिकॉज जनरली अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल अ वुमन शुड बी द मोस्ट सेफ इन हर हाउस होल्ड. बट अगर वहीं पे शी इज सब्जेक्ट टू वायलेंस तो उसको हमें जनरल सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ में नहीं स्पेसिफिक लॉ में डील करना चाहिए. रीजन नंबर 1. रीजन नंबर 2, आईपीसी में डील किया जा रहा था, दैट मींस क्रिमिनल ऑफेंस तो था, बट उसके लिए क्या कोई सिविल रेमेडी थी? क्या वो कोई सिविल रेमेडी थी? नो, एक्सेप्ट फॉर 1, क्रूअल्टी के ग्राउंड पे क्लेमिंग डिवोर्स फ्रॉम द हस्बैंड. यस और नो? क्रूअल्टी इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. बस सिविल लॉ में क्रूअल्टी एक ही जगह डील किया गया था एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर द पर्सनल लॉज. बट व्हाट इफ द क्रूअल्टी इज बीइंग डन बाय द पर्सन विद whom द वुमन इज नॉट मैरिड, रादर शी इज इन अ लिव इन रिलेशनशिप. कल हमने डिस्कस किया था, वो तो पर्सनल लॉज में एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स हो नहीं सकता है, क्योंकि मैरिज ही नहीं है तो डिवोर्स कैसे होगा? तो क्रिमिनल रेमेडी तो थी आईपीसी में, हम उसको ऑफेंस मान रहे थे, लेकिन उससे क्या होगा? उससे आप अक्यूज्ड को पनिश कर दोगे. बट व्हाट अबाउट द प्रोटेक्शन विच शुड बी गिवन टू द इंटरेस्ट ऑफ द अग्रीव्ड वुमन? ऑफेंस के फॉर्म में तो आप सिर्फ अक्यूज को पनिश ही कर सकते हो ना, ज्यादा से ज्यादा आप फाइन दिलवा सकते हो, दैट्स इट. अदर देन दैट, अगर उसको क्रूअल्टी या डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर उसके घर से निकाल दिया गया है, पोजेशन वापस नहीं दिलवाया जा सकता आईपीसी में. अगर उसको उसके चिल्ड्रन से अलग किया गया है, चिल्ड्रन की कस्टडी वापस नहीं दिलवाई जा सकती आईपीसी में, तो क्या वो सफिशिएंट था? नो, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस में तो कुछ भी हो सकता है. इफ शी वॉज इंजर्ड बॉडीली तब तो ठीक है, तब आप उस पर्सन को पनिश कर रहे हो. व्हाट इफ द वायलेंस वॉज मेंटल? इमोशनल वायलेंस भी होता है. Domestic violence में she was separated from her children. Now she wants the custody back of her children. Domestic violence में she was basically her property was disposed. उससे उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्त्रीधन ले लिया गया. अब क्या करोगे? वो भी तो वापस दिलवाना है. इसके लिए
criminal law was not sufficient. Only punishing the accused for committing cruelty or domestic violence was not sufficient. तो नया लॉ बना. That means डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पे क्या ये 4 क्वेश्चंस हम आंसर कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द प्रीवियस लॉ? प्रीवियस लॉ वाज सेक्शन 498 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी, जो क्रूअल्टी का ऑफेंस हुआ करता था. यस और नो? Question number 2, what was the mischief? The mischief here is the domestic violence committed upon a woman and the mischief. यहाँ पे 2 mischief है. एक तो woman पे domestic violence commit हो रहा है, वो तो mischief है ही, प्लस जो पुराना लॉ है that is not exhaustively remedying the loss of the woman, that is also a mischief which is still prevailing. पुराना लॉ होते हुए भी अभी भी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम प्रिवेलिंग है कि हम अक्यूज को पनिश तो कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द रेसिडेंस, व्हाट अबाउट द पोजेशन, व्हाट अबाउट हर स्त्रीधन व्हिच वाज टेकन अवे फ्रॉम हर, व्हाट अबाउट द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन? दैट इज द मिसचीफ हियर. रेमेडी, ये नया डीवी एक्ट रेमेडी क्या दे रहा है? नए डीवी एक्ट में आप रेमेडीज पढ़ते हो, रेसिडेंस ऑर्डर. अगर आपको आपके रेसिडेंस से निकाल दिया गया था तो रेसिडेंस वापस किया जा सकता है. वो रेसिडेंस वापस नहीं किया जा रहा तो ऑल्टरनेट अकोमोडेशन दिलवाया जा सकता है रिस्पोंडेंट से. रेसिडेंस ऑर्डर होता है. प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है कि आप अक्यूज को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि ना आप अग्रीव वुमन से कांटेक्ट करोगे और ना चिल्ड्रन से कांटेक्ट करोगे. प्रोटेक्शन ऑर्डर. कस्टडी ऑर्डर, बच्चे की कस्टडी वापस दिलवाई जा सकती है जिसको डिप्राइव किया गया है. दैट इज द रेमेडी. एंड लास्ट, द रीजन फॉर दैट रेमेडी. The reason for that remedy is because the previous law was not providing exhaustive relief. It was just giving punishment to the accused, but what about the interest of the aggrieved woman? तो अगर हम ये 4 क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं तो क्या आपको, अभी तो आपने डीवी एक्ट हो सकता है पढ़ा भी ना हो, बट आपको उसका एक आउटलाइन समझ आ गया ऑलरेडी? यस और नो? कि वो क्यों आया? जब पहले ऑलरेडी आईपीसी में था तो क्या जरूरत पड़ गई? सो दैट इज नोन एज मिसचीफ रूल.